राहुल गांधी के खिलाफ जिन अपशब्दों का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, दिग्गज नेता, मंत्री, सांसद जिस तरह से बयानबाजी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, ये देखकर अंदर डर सा लगने लगा है कि कहीं उनके साथ वाकई सच में कुछ अनहोनी ना हो जाए। और ये खबर भी बाहर निकल के आई है कि राहुल गांधी के खिलाफ बकायदा षड्यंत्र, साजिशें रची जा रही है। अशोक वानखेड़े ने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आईटी सेल नाथूराम गोडसे बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। नाथूराम गोडसे बनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता देती हूं कि बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने आज एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल की जो जीव है उसे जला देना चाहिए। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराम सिंह ने कहा था कि ये ना तो हिंदू हैं ना तो मुसलमान हैं, इनके दादाजी मुसलमान थे, इनकी मम्मी जो है, माँ जो है वो क्रिश्चियन है। ऐसे में ये पैदाइशी जो इनकी है ये पूरी तरीके से नाजायज़ बच्चा है। वहीं पर कुछ दिन पहले बीजेपी नेता बिट्टू ने कहा था कि राहुल गांधी जो है वो नंबर 1 आतंकवादी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बयानबाजी करने की राहुल गांधी के खिलाफ जरूरत क्या है? जिस राहुल गांधी को एक समय नरेंद्र मोदी पप्पू कहा करते थे, राहुल गांधी को भाव नहीं देते थे, क्या वो राहुल गांधी आज मोदी के आगे इस तरह से चुनौती बन चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। राहुल गांधी आज इस तरह से मजबूत हो चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उनकी मजबूती ने कहीं ना कहीं मोदी शाह की कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या षड्यंत्र रच रही है, इसका खुलासा, इस पर विस्फोटक खुलासा आज के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट अशोक वानखेड़े जी करेंगे। तो बिना देर करे सीधा मैं उनका रुख करती हूं। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी पर पिछले कुछ दिनों से टिप्पणियां जो है वो आसमान छू रही है। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शायद किसी आतंकवादी के लिए कहा जाता हो, और बाकायदा उन्हें नंबर 1 आतंकवादी कहा भी गया है। वहां से लेकर के बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने आज एक टिप्पणी की है कि राहुल की जीव जो है उसे जला देना चाहिए। तो इस तरह की टिप्पणियां क्यों इस तरह से सामने आ रही है? क्या ये हार की बौखलाहट है कि 3 राज्य में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं अब उगता हुआ सूरज की तरह नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? देखिए, राहुल गांधी जी ने 2024 के चुनाव में झंडे तो गाड़ दिए। 370 का सपना देखने वालों को 270 भी नसीब नहीं होने दिया, 240 पे टिकवा दिया, बैसाखियों पे सरकार ला दी। राहुल गांधी की पदयात्रा से ही भाजपा भाग चुकी थी कि एक चैलेंज सामने खड़ा हो रहा है। तो पदयात्रा के बाद जिस हिसाब से राहुल एग्रेसिव हुए लोकसभा में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, बाकी जगह हो, तो फिर उनकी मेंबरशिप खत्म करने का प्रयास किया। एक कोर्ट के आदेश के मतलब उधर आदेश हुआ और बाकी कुछ होने के पहले तुरंत ठोक दिया, उनका घर भी खाली करवा दिया, बाद में वापस भी आ गए। ये सब देश ने देखा। राहुल गांधी अकेले है जो लगातार उन इश्यूज पे बोलते हैं जो इश्यूज बाद में देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन के आई। तो लोगों को ये लगने लगा कि हमारे शब्दों को, हमारे वेदनाओं को शब्द देने वाला एक युवा तो है, और वो लगातार घूमते रहते, वो आलोचना की चिंता नहीं करते। और भाजपा वाले हमेशा उनके मतलब उनकी पदयात्रा में एक छोटा बच्चा साथ में चल रहा था, तो देखिए बच्चे के ऊपर के केस लगवाने का प्रयास किया, फिर उनके जितने कितने रुपए के वो टी शर्ट क्यों पहनते हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन वो जैसे भी है लोग उनसे जुड़ गए। अब वो विदेश गए, विदेश में भी वही हाल। जो आदमी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए डरता हो, उनका लीडर ऑफ अपोजिशन
येलोपी लगातार मीडिया से बात कर रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, खुल के बात कर रहा है, अपने विचार व्यक्त कर रहा है, तो फिर उनके विचारों को ऐसा प्रचारित करें जो उन्होंने नहीं कहा वो भी शब्द उनके मुंह में डाले और ये प्रयास करें कि उनको डिस्क्रेडिट। देखिए, सबसे बड़ा टूल जो है बीजेपी के पास 2014 से जो बीजेपी करती आ रही है वो डिस्क्रेडिट। जो उनके सामने पहाड़ बन के खड़ा हो जाता है उसे डिस्क्रेडिट, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाइए। आप केजरीवाल आपको परेशान कर रहे हैं, केजरीवाल को एक भ्रष्टाचार के केस में अंदर कर दीजिए। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख नहीं सुन रहे आपकी बात, आपका एफिडेविट नहीं साइन कर रहे हैं, नहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे को आरोपी बता रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो उनको जेल में डाल दो ताकि उनकी विश्वसनीयता। 100 करोड़ की वसूली की सरकार, क्या मीडिया ने तब एक धारणा बनाई थी, क्या हुआ? सारी एजेंसियां सरकार की एजेंसियां हैं, मोदी की एजेंसियां फेल हो गई। 1 करोड़ 80 लाख का चार्जशीट में आंकड़ा है। ऐसा ही हेमंत सोरेन को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया। ममता दीदी पे तो इतने हमले होते हैं और इसके लिए ये गलत प्रचार भी करते हैं, और ये गलत प्रचार नीचे वाले लोग जो बोलते नहीं, जब उनके आका ही बोलना शुरू कर दिए। क्या 2024 के चुनाव आपको याद नहीं? क्या 2024 के चुनाव में नहीं कहा गया था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू महिला का मंगलसूत्र खींच के मुसलमान को दिया जाएगा? कहा था भाई? लेकिन एक नरेशन बनाने का प्रयास किया था, ये मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के दुश्मन है। अब राहुल गांधी के वक्तव्य पे देखिए, पहला हमला राहुल गांधी पे हुआ कि ये देशद्रोही है, चाइना की बढ़ाई कर रहे हैं, अपने दुश्मन की बढ़ाई कर रहे हैं। भाई, चाइना यदि तरक्की कर रहा है तो दिख रहा है, और यदि आपको इतना दुश्मन है चाइना कि राहुल गांधी में देशद्रोह दिखता है, तो फिर आप आयात बंद कर दीजिए ना चाइना से। आज चाइना का आयात दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, चाइना को निर्यात घट रहा है। चाइना का और 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का, माफ कीजिए, 200 अरब रुपए से ज्यादा का वित्तीय मतलब घाटा है, व्यापार में घाटा है। इतना आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। चाइना हमारी जमीन हड़प बैठा है, ये कहते हैं हमारी जमीन नहीं। चाइना ने जो नो मैन्स लैंड होती है, दोनों देशों के बीच में एक जमीन छोड़ी जाती है जिसकी किसी की नहीं होती, लेकिन उसको बफर जोन कहते हैं। चाइना ने बफर जोन अपने कब्जे में ले लिया और भारत की भूमि को बफर जोन बना दिया। हमने हमारी लद्दाख में जमीन खोई है। लद्दाख के सांसद ने पत्र लिखा कि हमारी गोचर की जमीन थी जो गई। इस पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। चाइना के हमारे संबंध अच्छे नहीं, लगातार बोलते। कौन चाइना के साथ सबसे ज्यादा संबंध चाइना के साथ किसके थे? मोदी जी के। झूला किसने झुलाया? मोदी जी ने झुलाया। चाइना जाके गुजराती स्मगलरों को जेल से छुड़वाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। तो राहुल गांधी ने तो वो डाटा दिया। देखिए आदित्य जी, अमेरिका में चुनाव में कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा है, ये हमारे गांव के आदमी को भी पता होता है, क्योंकि वहां की सारी रिपोर्ट्स आए दिन मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा समाज में आती है। लेबनान में कोई ब्लास्ट हो जाए, 5 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पे उसका ब्लास्ट का वीडियो आता है। तो चाइना यदि तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी ने चाइना को कुछ रेटिंग दिया है, तो रेटिंग हमसे थोड़ी छुपेगा। क्या राहुल गांधी चद्दर डाल के छुपाते जाएंगे कि चाइना की बात मत करो? और उन्होंने, मुझे ताज्जुब लगता है, मतलब इतना कमजोर सरकार मैंने नहीं देखी। उनके कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि राजद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए, उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये राजद्रोह की बात की, लेकिन इस सरकार की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करे। इसका मतलब ये जानते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात ही नहीं की जो राजद्रोह के हिसाब से साबित हो। तो सर यही सवाल है ना, फिर इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश किस वजह से? पे आऊंगा। आगे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आदिति जी, मैं इसलिए परत एक एक मैं छिलका उतार के बता रहा हूं कि क्या है। फिर उसके बाद राजद्रोह हो गया, फिर उनको कहा कि भाई ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। अब मायावती जी से लेके तमाम लोग, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी
ने आरक्षण खत्म कर दिया। अरे कौन आरक्षण खत्म करने वाला था? आरक्षण खत्म करने की बात तो संघ चालक ने की थी बहुत पहले बिहार चुनाव में। राहुल गांधी को एक सवाल पूछा, ये आरक्षण कब खत्म होगा भारत में? उन्होंने कहा कि जिस दिन समाज में समानता आएगी, और वित्तीय समानता नहीं, सामाजिक समानता भी चाहिए। यदि किसी दलित करोड़पति है तो क्या किसी सवर्ण के घर उसकी बेटी ब्याही जा सकती है? नहीं जा सकती। वित्तीय रूप से वो भले ही अपने पैरों पे खड़ा है, लेकिन समाज में आज भी उसको वही स्थान दिया जाता है निचले, क्योंकि मनुस्मृति ने कहा था कि दलित पैरों से पैदा होते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा जिस दिन समाज में समानता होगी, सामाजिक समानता होगी सभी जातियों में, उस दिन रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, उस दिन रिजर्वेशन समाप्त होगा। यही बात आंबेडकर जी ने कही थी। रिजर्वेशन किस लिए? आंबेडकर जी को तो ये लगा था कि ये देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, नेता आएंगे और ये देश ऐसे महापुरुषों की भूमि है। उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले समय में ऐसी फौज आएगी नेताओं की जो भ्रष्टाचार और व्यभिचार में लिप्त होंगे। उनने कहा था कि ये 10 साल के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए और उसके बाद इसका हम एक बार रिव्यू करेंगे और फिर एक्सटेंड करेंगे जरूरत पड़ी तो। लेकिन उनको खुद लग रहा था कि 10 सालों में दलित और सवर्ण एक साथ बैठ के बात करेंगे। आज 75 साल हो गए, नहीं हो रहा है। समानता कैसी होगी? दलित गॉगल नहीं पहन सकता, दलित की बेटी नदी में पानी नहीं पी सकती, दलित अपनी बारात घोड़े पे नहीं निकाल सकता। तो रिजर्वेशन जा नहीं सकता जब तक समानता नहीं। राहुल गांधी ने कहा जिस दिन समानता होगी उस दिन रिजर्वेशन जाएगा। इन्हें कहा कि राहुल गांधी ने बोला रिजर्वेशन जाएगा, और रिजर्वेशन के खिलाफ, दलितों के खिलाफ राहुल गांधी, कांग्रेस संविधान के खिलाफ, कांग्रेस। अरे कौन क्या कहा, क्या बोल रहे हो? उसके बाद उन्होंने कहा कि देश में बहुत हालात खराब है, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। क्या खाया जाता है, क्या पिया जाएगा, क्या पहना जाएगा, इस पे पहरे लगे हुए। और जिस सामने सरदार बैठे थे जिन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि यदि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सरदारों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाएगी, कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, कृपाण नहीं रखने दिया जाएगा, जो उनकी परंपरा है, क्योंकि ये लोग एक विशिष्ट चीज लोगों पे डालना चाहते, बस वहीं से पकड़ लिया। ओ सरदारों की पगड़ी के खिलाफ बोल दिया राहुल गांधी ने, सरदार की पगड़ी के खिलाफ बोल दिया राहुल गांधी ने। कब कहा? किसने कहा? ये कुपड़ों की जमात है। और फिर वहां पे यदि आपने कहा गोली मारो सालों को तो आप मंत्री बन जाते हैं। यदि आपने कहा पाकिस्तान भेज दो उनको तो आपका प्रमोशन होता है। जिस पार्टी में अल्पसंख्यकों को, विपक्षी नेताओं को गाली गलौज किया जाता है गंदी गालियों से, उसे प्रमोशन मिलता है। व्यभिचार करने वालों को प्रमोशन मिलता है, भ्रष्टाचार करने वालों को गले लगाया जाता है। तो फिर राहुल गांधी ने, जब आका ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, हमारे उपराष्ट्रपति, मैं बहुत इज्जत करता हूं उस पद की, उसमें शंकर दयाल शर्मा जैसे पढ़े लिखे इंसान थे कि मां सरस्वती के पुत्र माना जाता था उनको। वहां ऐसे लोग आ गए कि जिनने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा असंवैधानिक, वहां संविधान का अपमान करने के लिए यात्रा की है राहुल गांधी ने। क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या समझ में आया? कौन से संविधान का अपमान किया उन्होंने? लेकिन एक नरेशन चलाने का प्रयास करा जा रहा है। और फिर जब उपराष्ट्रपति ऐसे कहते हैं, जब प्रधानमंत्री ऐसे कहते हैं, तो फिर नीचे वर्कर जो है वो कंपटीशन में कहते हैं कि जेब छाड़ दो, 11 लाख रुपए दूंगा, जैसा तेरे दादी का हश्र हुआ तेरा वैसा हश्र होगा, इसके जीप जला दो। ये सांसद है, एक विधायक है, ये बोलने वाले पूर्व विधायक है, बोलने वाले पूर्व मंत्री है, बोलने वाले। ये जो विष बो रहे हैं ना आदित्य जी, ये नथुराम गोडसे पैदा करने का प्रोसेस है। नथुराम गोडसे एक पढ़ा लिखा युवक था, अपने देश से प्रेम करता था और बेहद प्रेम करता था।
महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसा जहर उगला लोगों ने कि महात्मा गांधी पाकिस्तान को 51 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। महात्मा गांधी पाकिस्तान को सब कुछ देना चाहते हैं। भारत को लुटवा लुटवा के महात्मा गांधी पाकिस्तान को देके जा रहे हैं। वो बात इतनी हैमर करवाई गई कि एक पढ़ा लिखा युवक महात्मा गांधी की हत्या करने पर उतारू हो गया। यदि नथुराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरोपित है तो ये जहर फैलाने वाले हत्या के उकसाने के लिए उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। ये इतना जहर राहुल गांधी के बारे में फैलाएंगे कि कोई एक नथुराम गोडसे फिर पैदा होगा। उसे लगेगा कि ये वाकई आदमी जो है ये देश के खिलाफ है, ये वाकई रिजर्वेशन बंद कर देगा, ये सरदारों की पगड़ी उछालने की बात करता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति की बात को मानेगा, प्रधानमंत्री की बात को मानेगा कि संविधान के पद पे बैठे हुए लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं। तो ये इसीलिए जब आपको काबू नहीं आ रहा है, ना रास्ते पे आप लड़ सकते हो, ना मतदान से आप लड़ सकते हो, ना पार्लियामेंट में उसके सवालों के जवाब दे सकते हो, ना बाहर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे सकते हो, उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती रह गई है, तो फिर आपको लगता है कि यह हमारी सत्ता को लगने वाला ग्रहण है। राहुल गांधी को एक समय पर भाव नहीं दिया जाता था, उन्हें 50 साल का बालक कहकर मोदी जी कहीं ना कहीं मजाक बनाते थे। आज उसी राहुल गांधी का मुकाबला कहीं ना कहीं 56 इंच की छाती जो है वो नहीं कर पा रहे होंगे, और इसी के चलते इन नफरती एजेंडों को कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश हो रही है। अब राहुल गांधी का मुकाबला करना नामुमकिन है मोदी जी के लिए। अदिति जी, राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेसियों का हाथ था। यही जयराम रमेश टाइप के जो लोग हैं, यही किसी ने कह दिया कि जयराम, वी हैव सीन राहुल गांधी इज वेरी पॉपुलर इन रूरल एरिया। अरे उनको क्या आता है, मैंने बताया उसको, ही इज नट्स। ये ऐसी बातें कर करके इन्होंने राहुल गांधी की इमेज ऐसा कह दी कि इसको कुछ भी नहीं आता है, जो कुछ भी राहुल गांधी कर रहे हैं उसको हम करवा रहे हैं। और इन्होंने राहुल गांधी का पप्पू शब्द भी इन्हीं लोगों का दिया हुआ है। राहुल गांधी बीजेपी से ज्यादा अपने पार्टी में बीजेपी के जो स्लीपर सेल है उनसे लड़ रहे हैं, और ये राहुल गांधी कहते हैं, ये वो जानते हैं इस बात को, तो उनको पप्पू इन्होंने बोला, बीजेपी ने उठा लिया। अभी 24 के चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री दनादन गोदी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, दनादन एक के बाद एक, तब किसी ने कहा कि ये दो युवक बहुत घूम रहे हैं, बोले खाता नहीं खुलेगा इनका यूपी में, बच्चे करने दो। क्या हुआ, इनका वही खाता समेट लिया है उसने, दो युवकों ने। आज एक की पार्टी नंबर 2 पे है पार्लियामेंट में और एक की नंबर 3 पे, और बीजेपी अभी भी समझ में नहीं पा रही कि यूपी में हुआ क्या। क्या वही हस्र जो है बीजेपी का बाकी 4 राज्य में जो आने वाले चुनाव है उसमें हो सकता है? यकीनन। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की तुतारी और वो तुनतुना बजाने वाले प्रधानमंत्री को एक सवाल है कि कम से कम, अरे वो जब होगा तब होगा, ये 4 राज्यों के तो चुनाव इकट्ठा करवा लेते। क्या 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 प्रॉब्लम था? हरियाणा और महाराष्ट्र तो कई सालों से साथ में होते आ रहे हैं, लेकिन आपको महाराष्ट्र में हिम्मत नहीं हो रही चुनाव करवाने की, क्योंकि आपको पता है आप 3 फिगर में भी नहीं पहुंचोगे। पूरा कुनबा एनडीए गठबंधन 3 फिगर में नहीं पहुंचेगा, तो परेशान है। यहां हरियाणा में इसलिए करवाए कि चलो 5-5 लोकसभा सीट आई तो कम से कम आधा आधा तो गारंटी है। जम्मू कश्मीर में करवाए क्योंकि सरकार चाहती थी, जब में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। झारखंड में इनको लोग तोड़ने हैं। हेमंत विश्व शर्मा इंटरव्यू देके कहते हैं कि हाँ हम तोड़ रहे हैं लोगों को और तोड़ेंगे, यही लोकतंत्र है हमारा। क्या कर लोगे ऐसे नंगाई का? और ये लोकतंत्र की बात करते, संविधान की बात करते हैं।
जब संविधान बदलने के लिए लोग बोल रहे थे, तब हमारे उपराष्ट्रपति के कान में क्या हो गया था? रुई ठूस गई थी, सुनाई नहीं दे रहा था उनको। जब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने पूरा एक पन्ना लिखा एक अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, कि ये संविधान बदलने की जरूरत नहीं, पूरा ही नया लिखना पड़ेगा, उस पर क्यों नहीं? क्योंकि धनखड़ साहब तो पढ़े लिखे हैं भाई, सैनिक स्कूल के हैं, हमारे सीनियर है, इतना तो स्टैंडर्ड बुरा नहीं है सैनिक स्कूल का कि अंग्रेजी पढ़ना नहीं आई इनको। क्यों नहीं तब बोला उन्होंने? जो संवैधानिक बात करेगा उसे असंवैधानिक करार देंगे। सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं कि आपके टिप्पणी से हतोत्साहित हो जाती है एजेंसियां। कौन सी एजेंसी भाई? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या करती आ रही? और यदि बोला सीबीआई को कि आप जरा पिंजरे से बाहर निकलिए, ईडी ने जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया उनका क्या सामना आया? बेल मिलते समय क्या कहा कोर्ट ने? क्या प्रोसिक्यूशन है? सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ? उपराष्ट्रपति बताएंगे जरा? बड़ी होनहार एजेंसियां हैं आपकी। क्योंकि उद्धव ठाकरे को आपको बदनाम करना था, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत का केस आपने उठाया। आप जानते थे उसमें कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर डिस्क्रेडिट करना, किसी को बदनाम करना ताकि अपनी लाइन बड़ी दिखे, दूसरे की लाइन काटना। चुनाव आमने सामने के होते हैं। सिर्फ संघ चालक बोलते हैं कि ये युद्ध नहीं प्रतियोगिता है, पक्ष नहीं विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष है, लेकिन आज उनकी भी दयनीय हालत हो गई है। मोहन भागवत जी को भी नहीं सुन रहे ये लोग। लेकिन वानखेड़े जी, मैं घुमा फिरा करके आखिर में यही सवाल रखूंगी आपके आगे, या आप शंकाएं भी इसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए जिस तरह की नैरेशन गढ़ने की कोशिश हो रही है, उनके परिवार का जिस तरह का हिस्ट्री रहा, तो उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे चिंता है इस बात की आदित्य, मुझे चिंता इन जिनको मतलब बदजुबान जो लोग हैं उनकी नहीं है। मुझे चिंता है इनके इस बकने से। 11 लाख के लालच में कोई, बहुत भयानक बेरोजगारी है देश में, 11 लाख के लालच में कोई आगे आया, कुछ हादसा हुआ तो जो सांसद कहता है कि इसकी जबान जलनी चाहिए, अरे उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अमरावती की शेरनी यशोमती ठाकुर ने हंगामा मचा दिया पुलिस स्टेशन में, तब जाके एफआईआर कंप्लेंट दर्ज हुई। इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? शैडो कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर होता है वो। उसके खिलाफ पुलिस को ये वक्तव्य सामने आने के बाद यही हाल है। तो ये मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, शायद अगर पुराना जमाना हुआ होता 90 से, उनकी सिक्योरिटी भी कम कर दी गई। वानखेड़े जी, मैं कह रही थी यही बात कि ये जो पुराना जो जमाना था, उस समय अगर ये हुआ होता तो खुद प्राइम मिनिस्टर, खुद होम मिनिस्टर आकर शायद इस तरह के बातों का खंडन किया करते थे। लेकिन आज के टाइम में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी पर अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ तो खुद राहुल गांधी आकर के उस बात का खंडन किया और मना किया कि उनके खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडा मत फैलाइए सोशल मीडिया। अभी शैलजा के बारे में किसी ने कुछ कहा, बाद में पता पड़ा कि वो कांग्रेस के लोग भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही पता पड़ा, हुड्डा जी ने तुरंत कहा कि शैलजा में हमारी बहन और उसके बारे में ऐसी बात करने वाली को कांग्रेस में जगह नहीं होगी। खबरदार किसी ने अपशब्द कहे तो। लेकिन प्रधानमंत्री मौन है, गृह मंत्री मौन है। गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल देने के बजाय बोलते नहीं सवाल नहीं पूछोगे आप, इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा।
आप एक सवाल पूछिए कि मोदी भगवान हो गए। हाँ, ये सवाल अच्छा है। मोदी भगवान के रूप है। वाह, देश का गृह मंत्री मणिपुर पे बात करने को तैयार नहीं, फिर गृह मंत्री काय पे बात करेगा? अपने बेटे के बारे में कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वो अध्यक्ष कैसा बना, इसकी कहानियां सुनाएगा देश को। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर देशनीति के मंच पर आने के लिए, शुक्रिया आपका। टेस्टी खाने का मन कर पास्ता में तो मैदा होता है, बट दैट यमी पास्ता। आ गया है ओलिव किचन मल्टीग्रेन पास्ता। इसमें है 4 हेल्दी ग्रेन, इसमें है 0 मैदा और ढेर सारा प्रोटीन एंड फाइबर। ओलिव किचन मल्टीग्रेन पास्ता विद नो मैदा एंड सेम ग्रेट टेस्ट। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास।